मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो कुछ पढ़े वढ़े कि नहीं छुट्टियों में? कुछ नहीं? क्यों क्यों नहीं पढ़े भाई? पढ़ना तो ज़रूरी है। तो तुम लोग लेट आई हो। हम जो है एक नया कार्यक्रम चलाएंगे, ठीक है? हर महीने में एक एपिसोड रहेगा केबीसी का। केबीसी नहीं, उसमें केबीसी में तो करोड़पति बनाते हैं, और हमारा होगा जो है सैकड़ापति। कौन बनेगा सैकड़ापति? केबीएस है, कौन बनेगा सैकड़ापति? केबीएस, केबीसी नहीं, कौन बनेगा? केबीएस चलाएंगे, केबीएस चलाएंगे, ठीक है? तो उसमें जो है मतलब कुछ उसी तरीके से जो है प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी, और तुम्हारे लिए प्रश्न ऐसे डिजाइन किए जाएंगे जो तुम्हारे काम के होंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उन्हीं में से डिजाइन करेंगे। वन लाइनर प्रश्न होंगे, कथन कारण वाले नहीं होंगे, उसमें बन ही नहीं पाएगा कथन कारण का। वन लाइनर प्रश्न होंगे, तथ्य वाले, ठीक है? तो उसमें जो है हर प्रश्न पे एक राशि रखी जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी, तभी तो सैकड़ापति बनाएंगे। लेकिन मज़ा आएगा कुल मिला करके, ठीक है? क्योंकि देखो पढ़ाई को रुचिकर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना। तो उससे तुम्हारा ज्ञान, भाई उसके लिए पढ़ोगे ज्ञानवर्धन भी होगा, और जो है टेस्ट तो होता ही है, टेस्ट के साथ में एक और दूसरा टेस्ट हो जाएगा। ये इंटरव्यू में फ़ायदा करेगा। वो एक तरीके से मतलब इंटरव्यू टाइप का डिज़ाइन होगा, तो मतलब बोलने की झिझक ख़त्म होगी, कैसे मतलब इंटरव्यूअर्स का फेस करना है। तो सब देखो सारे तरीके से मतलब तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गोलमेज सम्मेलन है इतिहास में, जो है मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलनों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि गैप काफ़ी हो गया है। हाँ, गोल मेल लिख दिया है, मेज। हाँ, इस पर टोक दिया करो भाई, कुछ गलत वलत लिख दिया करो, क्योंकि इसमें क्या है कि मतलब हाथ और दिमाग का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। दिमाग में, हमारे दिमाग में तो है वही चीज़, और यहाँ हाथ कुछ दूसरा लिख रहा है, तो ये गलती होती है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होती, ज़्यादातर देखा है बहुत लोगों के साथ होती है गलतियाँ, ठीक? अब वैसे मैं लिखूँगा, कॉपी में लिखता हूँ तो वहाँ मिस्टेक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन सिंगल होता है। यहाँ पर जो है पब्लिकली कंसंट्रेशन है ना, मतलब सबको देखना है, तो इसलिए लिखने में गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, मतलब उसमें स्पेलिंग में, ठीक? तो गोलमेज सम्मेलन हम लोग पढ़ रहे थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। सम्मेलन जो आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था सम्मेलन के आयोजन करने का? तो क्या उद्देश्य था? हाँ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, ठीक है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। लंदन में कितने कॉन्फ्रेंस हुए थे? 3 हुए थे। और ये कॉन्फ्रेंस कैसा था? राउंड टेबल, गोल मेज के सामने बैठना था, इसलिए इसको कहा गया गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल। यानी इसमें कोई बॉस नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री भी ब्रिटेन का बैठ रहा है, राजा भी ब्रिटेन के बैठ रहे हैं, और भारत के प्रतिनिधि बैठ रहे हैं, भारत के राजा जा रहे हैं, राजकुमार जा रहे हैं भारत के, और जो है पार्टियां हैं तमाम उनके लीडर्स जा रहे हैं, तो सब बैठ रहे हैं आमने सामने। तो इसमें कह नहीं सकते हैं कि कौन यहाँ इस सम्मेलन का कौन लीडर है, तो वो नहीं पहचाना जा सकता है, इसीलिए इसको कहा गया गोलमेज सम्मेलन। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में जेम्स पैलेस में, लंदन में कहाँ, यहाँ से प्रश्न आता है, जेम्स पैलेस में तीनों सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन के जेम्स पैलेस में एक महल था, वहाँ पर तीनों सम्मेलन आयोजित हुए थे। तीनों सम्मेलन में जो पहला सम्मेलन, वैसे वर्ष की बात करें तो पहला सम्मेलन 1930 में हुआ था, हालांकि ये चला जनवरी 1931 तक था, ये चला था नवंबर 1930 से लेकर के और जनवरी 1931 तक चला था पहला सम्मेलन। तो ये इसको मोस्टली 1930 का सम्मेलन कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये मोस्टली 1931 का गोलमेज सम्मेलन था, ठीक। और ये चलता है आपका
ये 1 दिसंबर तक चलता है, लेकिन ये प्रारंभ होता है अक्टूबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तो ये पूरा दिसंबर में ही खत्म हो जाता है, 1 दिसंबर को खत्म हो जाता है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो चलता है ये 1932 का था। ये कब का था? 1932 का। ये भी नवंबर 1932 में शुरू होता है, नवंबर 1932 में शुरू होता है और दिसंबर 1932 तक चलता है, दिसंबर 1932 तक चलता है। तो मोटा मोटी आपको याद रखना है 3 गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं उनका समय क्या है? 1930 पहला, 1931 दूसरा, 1932 तीसरा। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। ठीक, तो पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें। देखो ये मतलब मैं यहाँ पर क्लास का जो है रिवीजन करा रहा हूँ। पूरा क्लास जो हर एक सम्मेलन है और उसकी घटनाएं हैं उसको मतलब तारीख वाइज, डेट वाइज मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, छुट्टी जाने से पहले पूरा पढ़ा दिया था। ठीक, उसे आप एक बार देख लेना, PDF में जा करके चेक कर लेना, सारे सन और तारीख जो है रिवाइज कर लेना। लेकिन यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ एक मोटा मोटी, जिससे कि आगे हमारी क्लासेस जो है रेगुलर हो सकें। एक जो कड़ी है टूट गई है उसको जोड़ना यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहले सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण बातें, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला सम्मेलन हुआ था तो इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 89 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया था, कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया था। कारण क्या था? कांग्रेस उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में थे। कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर्स जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला जो चरण था उस पहले चरण के तहत ज़्यादातर नेता कहाँ थे? जेल में थे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 में से कोई भी भारतीय कांग्रेस सदस्य नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर जिन्ना भी थे, मुस्लिम लीग के जिन्ना भी थे, आगा खां भी थे, और अगर और भारतीयों की बात करें तो तेज बहादुर सप्रू और दलित वर्ग से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये तीनों सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। मोस्टली तेज बहादुर सप्रू का अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी से पूछा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी के साथ में तेज बहादुर सप्रू भी तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो कि उदारवादी पार्टी से संबंधित थे। ठीक, तो इस तरीके से ये पहले सम्मेलन। और यहाँ पर वायसराय भी पूछ लेता है। तो वायसराय कौन था इस समय? इरविन था। वायसराय इस समय कौन था? लॉर्ड इरविन। वायसराय लॉर्ड इरविन था। ठीक, इरविन। ठीक, और राजा कौन थे यहाँ पर? जॉर्ज पंचम। जो राजा था वो जॉर्ज पंचम था। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। तो पहले सम्मेलन में 89 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिसमें भारत के रजवाड़े से राजा महाराजा जाते हैं और अन्य पार्टियों के लोग जाते हैं। कांग्रेस नहीं भाग लेती है। और इस समय वायसराय भारत का था इरविन, और उद्घाटन करते हैं जॉर्ज पंचम, और रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जो भाग लेते हैं इस सम्मेलन में। तो इस तरीके से ये पहला सम्मेलन होता है। इस पहले सम्मेलन में जो मुख्य बातें होती हैं वो किस पर होती हैं? निर्वाचन व्यवस्था पर। किस पर होती हैं? निर्वाचन व्यवस्था पर। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की बात की जाती है। अंबेडकर जी कहते हैं कि जो है दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाया जाए। ठीक, और बाकी जिन्ना वगैरह, लीग वगैरह कहते हैं जो हमारे 1909 के जो है भारत शासन अधिनियम में जो व्यवस्था की गई थी अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की, वो बरकरार रखी जाए। तो ये बात यहाँ पर होती है। सब अपने अपने अलग अलग तरीके की डिमांड करते हैं, इसलिए सम्मेलन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। कोई बात नतीजा निकल कर नहीं आता है। तो फिर इसके बाद में कहा जाता है, प्रेशर डाला जाता है इरविन पर कि गांधी जी को भाई जेल से छुड़ाओ, गांधी जी जेल में उनको छोड़ो वहाँ से, और गांधी को सम्मेलन में लाने की जो है चेष्टा करो, उनको लाया जाए सम्मेलन में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी को, यानी कांग्रेस को, और कांग्रेस में भी किसको? मुख्य लीडर थे गांधी जी। तो गांधी जी को लाने के लिए जो है एक पैक्ट किया जाता है, गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है और गांधी इरविन समझौता होता है। तो देखो ये घटना पूछा जाता है। पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद ही दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है क्या होती है? गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को,
5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। तो आपको याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है, ये डेट याद रखना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ठीक, ये डेट याद रखना है, 5 मार्च 1931। और इसके अलावा इसी समय एक घटना और होती है, कभी कभी घटना को सीरियल से लगाने के लिए पूछ लेते हैं ना, तो एक घटना और होती है, महत्वपूर्ण घटना। हाँ, 3 लोगों को लाहौर में फांसी दी जाती है। लाहौर षड्यंत्र कांड पे लाहौर में 23 मार्च, हाँ ये मार्च का ही महीना है, 23 मार्च 1931 को 3 प्रमुख जो है क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है। सरदार भगत सिंह, ठीक है, और राजगुरु और सुखदेव को, सुखदेव। तो ये 3 क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को इन 3 क्रांतिकारियों को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। ये गांधी इरविन समझौता के बाद, सीरियल लगाने के लिए यहाँ से बहुत आते हैं प्रश्न, ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते के बाद, और इसी के बाद में होता है जो है आपका क्या नाम है, सम्मेलन होता है, कराची सम्मेलन होता है। कराची का क्या होता है? विशेष सम्मेलन, कराची का विशेष सम्मेलन होता है, ठीक, विशेष अधिवेशन या सम्मेलन होता है कांग्रेस का, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सम्मेलन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, क्यों? क्योंकि 3 महत्वपूर्ण भारतीय क्रांतिकारियों को, भारत के बेटों को गांधी जी अगर चाहते तो गांधी इरविन समझौता में उनको बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत के युवा, कांग्रेस वर्ग से जुड़ा हुआ युवा भी गांधी जी को काले झंडे दिखा करके उनका जो है बहिष्कार किया था। कहाँ पर? कराची के विशेष अधिवेशन में, ठीक। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जो है आपको याद रखना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद की। गांधी इरविन समझौता और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 3 लोगों को फांसी 23 मार्च 1931 और कराची का विशेष अधिवेशन जो मार्च के आखिरी महीने में होता है संपन्न, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो घटनाएं हो जाती हैं। गांधी इरविन समझौते में कुछ बातें गांधी की मानी जाती हैं, कुछ बातें इरविन की मानी जाती हैं। तो इस तरीके से समझौता हो जाता है। और ये समझौता होता कहाँ है? तो ये भी याद रखना है आपको। ये कहाँ होता है? दिल्ली में। दिल्ली में होता है, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट कहते हैं। पैक्ट मतलब समझौता, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो इतिहास में अगर कभी पूछ ले कि दिल्ली पैक्ट कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये दिल्ली पैक्ट कहने का मतलब क्या है? गांधी इरविन समझौता ही है जो दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा गया है, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। प्रश्न घुमा करके कैसे भी पूछ सकता है भाई, पूछने वाले को तो वो कहीं से भी खखोर करके पूछ लेगा, और बताने वाले ने अगर इसको सही से पढ़ा नहीं है तो फिर कहोगे दिल्ली पैक्ट तो हमने इतिहास में पढ़ा ही नहीं है, ठीक। गांधी इरविन समझौता पढ़ा है, दिल्ली पैक्ट पढ़ा नहीं है, तो कहाँ से आ गया प्रश्न? तो प्रश्न आने को कहीं से भी आ सकता है, ठीक। अब इसके बाद में गांधी जी मान जाते हैं। तो गांधी जी कौन से जहाज पर बैठ करके, कहाँ से? एसएस राजपुताना, एसएस राजपुताना जहाज पर बैठ करके मुंबई से रवाना हो जाते हैं जेम्स पैलेस के लिए, लंदन के लिए, लंदन। और वो रहते भी हैं, जो उनका रहने का स्थान था वो जेम्स पैलेस ही था। जेम्स पैलेस में ही उनको रखा गया। कुछ परीक्षाओं में प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी कहाँ रुके थे, कहाँ टिके थे? तो जेम्स पैलेस में ही रुके थे। वहीं पे एक कमरा दे दिया गया होगा उनको रहने के लिए। तो गांधी जी जाते हैं एसएस राजपुताना नामक जहाज पर, मुंबई से एसएस राजपुताना नामक जहाज पर बैठ करके और रवाना हो जाते हैं लंदन के लिए, ठीक है। और लंदन में शुरू हो जाता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में, ठीक है। 1931 में, अक्टूबर 1931 से शुरू होता है और 1 दिसंबर को ख़त्म होता है 1931 में। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और ये शायद 12 अक्टूबर की डेट थी। 12 अक्टूबर को गांधी जी पहुँचते हैं, ठीक है। और 7 अक्टूबर 1931 से सम्मेलन शुरू हो जाता है, 5 दिन लेट पहुँचते हैं। अब वहाँ पर जो बातें हो रही होती द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे, वहाँ पर जो है आपके जिन्ना भी थे, ठीक है, मुस्लिम लीग से, और इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू और आपके दलित वर्ग से जो है अम्बेडकर जी, ये सब लोग थे। तो
बात वहीं फिर आकर के अटक जाती है, सांप्रदायिक निर्वाचन वाली बातें। तो सांप्रदायिक निर्वाचन वाली बातों को लेकर के गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि जो है ये सही नहीं है, भारत को बांटने के लिए अंग्रेज एक तरीके से नया जाल फेंक रहे हैं। तो गांधी जी नाराज़ होकर के वहाँ से बिना किसी रिजल्ट दिए, बिना किसी इस सम्मेलन में कोई नतीजा आए ही गांधी जी वापस लौट आते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं। और इस दौरान इस समय जो वहाँ तो वायसराय जो है कौन था, इरविन था, और यहाँ पर वायसराय था कौन, वेलिंगटन। हाँ, दूसरे सम्मेलन में वायसराय अब हो जाता है वेलिंगटन। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, वेलिंगटन दूसरे जो है सम्मेलन में वायसराय कौन हो जाता है, वेलिंगटन। ठीक, क्योंकि पैक्ट हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, इसके बाद सम्मेलन शुरू हुआ तो वायसराय बदल दिया गया, वेलिंगटन को भेजा गया भारत का वायसराय बना करके। और ये काफ़ी तेज तर्रार था, काफ़ी दमनकारी जो है वायसराय था। तो इसने यहाँ पर दमन शुरू कर दिया, जो जितने भी नेता थे, जो भी क्रांति कर रहे थे या आंदोलन कर रहे थे, उन सबको पकड़ करके जेल में बंद करना शुरू कर दिया। गांधी जी वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद में उन्होंने जनवरी यानी 4 जनवरी 1932 को गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। तो प्रथम यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दूसरा चरण कब शुरू होता है, जो है सविनय अवज्ञा का, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। तो ये प्रमुख घटना हो गई, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया। उसके बाद की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी, एक तो आपका पहली घटना क्या हो गई, जो है नहीं, गोलमेज सम्मेलन तो एक सम्मेलन था, सम्मेलन के बाद में बीच की जो घटनाएं हैं वो भी जानना जरूरी है। तो पहला तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने शुरू किया। वहाँ से वापस आते ही भारत की धरती पर इन्होंने शुरू कर दिया जनवरी 1932 से। ठीक है, जनवरी 1932 से शुरू कर दिया, 4 जनवरी का डेट है। ठीक, और दूसरा जो है यहाँ पर सांप्रदायिक पंचाट की बात होती है। किसकी, सांप्रदायिक पंचाट। ये भी प्रमुख घटना है, जो कब की है, 16 अगस्त की, 16 अगस्त 1932 की। ठीक है, और तीसरी घटना है पूना पैक्ट की। तीसरी घटना क्या है, पूना पैक्ट। ये घटना है आपकी 24 अक्टूबर 1932 की। ये डेट है ना, 24 अक्टूबर 1932। ये कौन सी घटना है, पूना पैक्ट की। तो ये 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं। कब, सितंबर है, हाँ तो डेट सही कर लेना, 24 सितंबर की। अगस्त के बाद ही सितंबर, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट है और पूना पैक्ट है 24 सितंबर 1932। ये शुरू होता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद की घटनाएं हैं, सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद की घटनाएं हैं। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की। ये 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कौन कौन सी, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट। ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सारे नेता तो पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जो सांप्रदायिक पंचाट है, अभी गांधी जी भी कौन से जेल में थे, इरवदा जेल में, उनको इरवदा जेल में डाल दिया गया। बाकी और नेताओं का इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गांधी जी को पुणे के इरवदा जेल में डाल दिया गया। और इसी दौरान प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो सांप्रदायिक निर्वाचन की मांगें की गई थी कुछ संगठनों द्वारा, उस संगठनों के द्वारा मांगों को जो है उस पर एक पंचाट जारी किया। उस पर क्या जारी किया, एक पंचाट। तो उस पंचाट को जो है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। चूँकि वो मांग कैसी थी, सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित थी, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, धर्मों के लिए, इसलिए कहा गया सांप्रदायिक पंचाट, धर्म संप्रदाय पर आधारित था। तो कौन जारी करता है, रैमजे मैकडोनल्ड, रैमजे मैकडोनल्ड। ठीक, तो याद रखना, रैमजे मैकडोनल्ड जो कि सांप्रदायिक पंचाट लेकर के आते हैं 16 अगस्त 1932 को। अब इसमें जो है बहुत सारी बातें थी, वो सब हमने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, अब इस सांप्रदायिक पंचाट से की जानकारी जब इरवदा जेल में गांधी जी को होती है तो बहुत आहत होते हैं। भाई ये मांगे जो मांग रहे थे मुस्लिम लीग वाले, जो मांग रहे थे अम्बेडकर जी दलित वर्ग के लिए, तो उन लोगों के लिए तो अच्छी बातें थी, तो वो लोग जो है इससे इनकार नहीं थे, मतलब इसको स्वीकार किया।
लेकिन गांधी जी जो इसी बात को लेकर के गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे और वहाँ से खाली हाथ वापस लौट आए थे, कोई समझौता नहीं हो पाया था, और पुनः यहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत ला करके रैमजे मैकडोनल्ड ने एक ट्रम्प का चाल फेंक दिया, इक्का फेंक दिया तुरुप का, और यहाँ पर जो है उसने भारतीयों को बांटने का प्रयास किया। और गांधी जी इस बात को समझते थे तो उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। कहा जब तक इस पंचायत को वापस नहीं लिया जाता है या इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है तब तक हम जो है क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। तो अंबेडकर जी से भारत के कुछ कांग्रेसी नेता मिलते हैं, बात करते हैं। भाई मैकडोनल्ड के पास समाचार जाती है, वो कहते हैं पंचायत वापस ले लो। कहते भैया देखो तुम्हारे नेताओं ने, भारत के नेताओं ने मांग की थी और हमने इसको जारी कर दिया, तो अब इस पर हमारे कहने से ये कुछ नहीं होगा। तुम्हारे नेता जो हैं जिन्ना, अंबेडकर जी, ये लोग मान जाएं, अगर वापस ले लें तो हम वापस कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर जिन्ना जी, अंबेडकर जी के पास में ये बात पहुंचाई जाती है और अंबेडकर जी से जो है वार्ता होती है, बहस होती है, तो उनको लाया जाता है यरवदा जेल में जहाँ पर गांधी जी बंद थे। तो वहाँ पर यरवदा जेल में ही, और ये यरवदा जेल है कहाँ पर, महाराष्ट्र के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक। तो पुणे में यरवदा जेल है और वहीं पर ला करके दोनों लोगों के बीच में वार्तालाप होती है और एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट, जो 24 सितंबर 1932 को होता है। तो ये जो पूना पैक्ट होता है इसमें जो है कुछ बातें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। खास करके कौन सी सांप्रदायिक निर्वाचन, जो दलित वर्ग के लिए थी, दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बना दिया गया था, तो उस मंडल को खत्म करके ये कहा जाता है कि अब तुम्हारे लिए जो निर्वाचन में 71 सीटें रिजर्व की गई थी विधान परिषदों में, उसको बढ़ा करके 148 कर दी जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद में 18% सीट जो है दलित वर्ग के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। तो ये व्यवस्था बनाएगी। तो इस तरीके से पूना पैक्ट हो जाता है। पूना पैक्ट के बाद में फिर होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। फिर कौन सा होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि इसमें जो है, इसमें बहुत मतलब यही सब बातें, पुरानी बातें ही हुई सम्मेलन में, वही सांप्रदायिक पंचायत और ये सब, इन सब पर चर्चा हुई। और ये भी जो है जेम्स पैलेस लंदन में ही आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में जिन्ना वगैरह को, यानी लीग को, कांग्रेस को पूछा ही नहीं गया, इन लोगों को बुलाया ही नहीं गया, तो ये लोग गए ही नहीं। और इसके अलावा जो है तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर जी इस सम्मेलन में गए, तो तीनों सम्मेलन में ये दोनों लोग भाग लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, लेबर पार्टी वगैरह, ये इन दोनों लोगों को नहीं निमंत्रण किया गया था, क्या नाम है, कांग्रेस को और जिन्ना वाली पार्टी को, बाकी और पार्टी के लोग गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस सम्मेलन की ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इस सम्मेलन से जो बातें निकल करके आती हैं उसको एक जो है रूपरेखा दिया जाता है, श्वेत पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र, वाइट ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, श्वेत पत्र तैयार किया जाता है। और इस श्वेत पत्र से जो है, जो तीनों सम्मेलन में बातें हुई थी उनको लिखा जाता है, एक समरी बनाया जाता है, ठीक है। तीनों सम्मेलन को इकट्ठा एक समरी में लिखा जाता है जिसको क्या कहा जाता है, श्वेत पत्र। तो श्वेत पत्र बन गया और उस पर जो है चर्चा करने के लिए, उस पर बहस करने के लिए, उसको रीड करने के लिए कौन कौन सी बातें सही है, कौन सी हटानी है। तो एक लिन लिथगो थे, कौन थे, लॉर्ड लिन लिथगो, अजीब नाम है इसका, नाम प्रोनाउंसिएशन लो, लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है, लिन लिथगो कमेटी। कौन सी कमेटी, लिन लिथगो कमेटी। तो ये कमेटी श्वेत पत्र पर बहस करती है, चर्चा करती है, फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उस रिपोर्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट को जो है दोनों सदनों में, लंदन के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ से लिन लिथगो की रिपोर्ट पास हो जाती है, पारित हो जाती है और पारित होकर के बनता है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट जो है ये अस्तित्व में आता है लिन लिथगो रिपोर्ट के आधार पर, ठीक। तो इस तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारतीय संविधान का लगभग 80% हिस्सा यहीं से लिया गया है। कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था बन जाती और इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, इस पर एक क्लास और लेंगे हम अलग से कि मतलब जब एक्ट पढ़ाएंगे सारे तो उसमें पढ़ाएंगे।
तो भारत शासन अधिनियम 1935 में एक प्रमुख बात ये कही गई थी कि प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। भारतीयों को क्या दी जाए? प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए अब प्रांत थे भारत में, कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत उस समय कितने थे भारत में? 11। तो अब हम लोग जो अगला हम लोग यहाँ पर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, तो वो है आपका जो है प्रांतीय चुनाव। 1937 का प्रांतीय चुनाव होता है। इसी की कड़ी में अगला जो है हमारा टॉपिक क्या है? ये तो गोलमेज सम्मेलन की हमने समरी ब्रीफ बताई। अब होता है हमारा जो है क्या? प्रांतीय निर्वाचन, प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय निर्वाचन या चुनाव 1937 में होते हैं, फरवरी 1937 में। ठीक है, तो ये याद रखना, फरवरी 1937 में निर्वाचन होते हैं। और निर्वाचन किस आधार पे होते हैं? जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसमें कहा गया था प्रांतों को स्वायत्त किया जाए, प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, स्वायत्तता दी जाए। इसलिए जो है यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत जितने थे 11, कितने प्रांत थे? 11। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में, 11 ब्रिटिश प्रांतों में क्या होता है? इलेक्शन होता है। ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। और 11 ब्रिटिश प्रांतों में 1885 सीटें थी। याद रखना, कितनी सीटें थी? 1885। 11 प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। और 11 ब्रिटिश प्रांतों में 1885 सीटें थी। ठीक, वो 1585, वो लिखा सही है, मुंह से गलत निकल रहा है, 1585। ठीक, 1585 सीटें थी। तो 1585 सीटें थी। अब इस सीटों में से 482 सीटें जो है दलित वर्ग के लिए रिजर्व कर दी गई थी। किसके लिए? दलित वर्ग के लिए रिजर्व कर दी गई थी। वो दलित कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग के लिए, दलित नहीं, मुस्लिम लीग के लिए। ठीक है, मुस्लिम लीग के लिए 482 सीटें, यानी मुसलमानों के लिए, लीग नहीं कहोगे, मुसलमानों के लिए 482 सीटें कर दी गई थी रिजर्व। ठीक है, जिसमें सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी ही खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन में व्यवस्था की गई थी। भाई जो शेड्यूल कास्ट की निर्वाचन व्यवस्था थी, दलित वर्ग की निर्वाचन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था पूना पैक्ट के माध्यम से। उनको सीटों में रिजर्वेशन दिया गया था, जो आज के समय में अभी चल रहा है रिजर्वेशन, तो ऐसा रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था, उसे नहीं खत्म किया गया था, क्योंकि पूना पैक्ट किस पर आधारित था? सिर्फ दलित वर्ग और जो है कांग्रेस पर। दलित वर्ग और एक तरफ कांग्रेस थी। कांग्रेस में गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे, और दलित वर्ग में अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे। तो लेकिन 482 सीटें इसमें से रिजर्व थी मुसलमानों के लिए। किसके लिए? मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। ठीक, तो यहाँ पर 11 प्रांत कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 थे। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में कौन कौन से प्रांत हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं? तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत है, इधर नक्शे से देखो आप, पश्चिमोत्तर, वही सीमांत गांधी वाला क्षेत्र, क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार वाला क्षेत्र, पश्चिमोत्तर प्रांत। ठीक है, जो अब पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत, जो आधा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, बाकी हिस्सा भारत में है, तो इसलिए मैंने नक्शे में दोनों जगह बनाया है पंजाब को। और एक सिंध प्रांत था। ठीक है, सिंध प्रांत का कुछ, गुजरात का कुछ हिस्सा और जो है बाकी पाकिस्तान का हिस्सा कहाँ था? सिंध प्रांत में। ठीक है, मुंबई प्रांत, ये भी एक प्रांत था, जो गुजरात, वर्तमान गुजरात है, महाराष्ट्र, ये सब क्या कहलाता था? मुंबई प्रांत कहलाता। बड़ा प्रांत है ये भी, मुंबई प्रांत। और मध्य प्रांत, इसमें बरार भी शामिल था, जो आज का मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाता था? मध्य प्रांत। और इसके अलावा संयुक्त प्रांत था, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वो क्या कहलाता था? संयुक्त प्रांत। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे क्षेत्र शामिल थे, तो ये कहलाता था संयुक्त प्रांत। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका मद्रास प्रांत था, जो आपका तमिलनाडु वाला, कर्नाटक वाला कुछ हिस्सा, ये सब क्या कहलाता था? मद्रास प्रांत। ठीक, और उड़ीसा प्रांत, इसमें कुछ हिस्से जो है आंध्र प्रदेश के भी शामिल थे, बहुत बड़ा हिस्सा था, तो मद्रास प्रांत था। और उड़ीसा प्रांत भी था। उड़ीसा पहले किस में था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों क्या थे? बंगाल प्रांत में थे। बाद में इनको अलग कर दिया गया था ना, तो उड़ीसा प्रांत अलग बनाया गया, और बिहार प्रांत भी एक अलग प्रांत हुआ, और बंगाल प्रांत था ही, जिसमें बांग्लादेश आज का शामिल है और पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा शामिल है। और इसके अलावा पूर्वोत्तर के क्षेत्र में एक प्रांत था जिसको कहते हैं असम प्रांत। तो इस तरीके से 11 प्रांत थे अंग्रेजों के समय में। ठीक, और इन 11 प्रांतों में 1585 सीटों पर क्या होता है? इलेक्शन होता है। अब ये इलेक्शन जो होता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इस इलेक्शन में जो नतीजे थे क्या है? इन पे जो है कुछ क्षेत्रीय पार्टियाँ थी और 2 प्रमुख पार्टियाँ थी, जो अपना उनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम था। जैसे एक तो कांग्रेस पार्टी थी और एक मुस्लिम लीग थी।
जिनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम था। बाकी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी, जैसे क्षेत्रीय पार्टियों में जैसे मद्रास की बात करें तो एक जस्टिस पार्टी थी। मद्रास में कौन सी पार्टी थी? जस्टिस पार्टी। मुंबई में अंबेडकर जी की एक पार्टी थी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी या इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये किसकी थी? अंबेडकर जी की थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अंबेडकर जी की थी। और आपका बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी। बंगाल में कौन सी पार्टी थी? कृषक प्रजा पार्टी। ठीक। और आपका पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी। पंजाब में कौन सी पार्टी थी? यूनियनिस्ट पार्टी थी। तो इस तरीके से कुछ क्या थे, ये जो है क्षेत्रीय पार्टियां थी। जैसे आज के समय में उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी है, बसपा तो राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक। जब संविधान पढ़ाएंगे तो बताएंगे किस तरीके से जो है क्षेत्रीय पार्टियां, उनका क्या मानक होता है, राष्ट्रीय पार्टियों का क्या मानक होता है। ठीक। जैसे लोकदल, ये सब क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में ही सीमित है। सपा तो खैर इसके अलावा लोकसभा और जो है और क्षेत्रों में भी अपना चुनाव लड़ती है, लेकिन बाकी जैसे लोकदल हो गया, राष्ट्रीय लोकदल जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही सीमित है। ठीक। और अपना दल, ये सब है ना क्षेत्रीय पार्टियां। तो ऐसे ही क्षेत्रीय पार्टियां तब भी थी, और क्षेत्रीय पार्टियां और ज़्यादा गठित हुई कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम में, क्योंकि उस समय प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और निर्वाचन भी सबको नहीं, जैसे आज के समय में 18 साल की आयु का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विकलांग हो, चाहे मतलब हिष्ट पुष्ट हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, अनपढ़ गंवार तो एक ही हो गए, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, सबको आज वोट का अधिकार है ना। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय के भारत में सिर्फ 10-12% लोगों को वोट देने का अधिकार था। ठीक। तो उसमें भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार था ही नहीं, बाद में जोड़ा गया है। ठीक। भारत शासन अधिनियम 1935 में जोड़ दिया गया था हालांकि, लेकिन उसके पहले जो है नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था भारत में। महिलाओं, ये हमारे देश में नहीं, यूरोप वगैरह में, वहाँ पर महिलाओं को तो मानव जाति माना ही नहीं जाता था। वो तो सिर्फ उपभोक्ता की वस्तुएं मानी जाती थी। बहुत लंबे समय तक ये चला है, वहाँ पर सिर्फ उपभोग की वस्तुएं हैं, बाकी वो कुछ नहीं है। तो उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था मानव के समान। बाद में जो है इसके लिए काफ़ी कुछ महिलाएं लड़ती हैं, अपना जो है आंदोलन करती हैं, तब उनको अधिकार मिलते हैं। और भारत में तो बहुत प्राचीन समय से महिलाओं को अधिकार था भाई। हमारे देश में आप उठाकर देख लो, जो है प्राचीन सभ्यता जो है बहुत विदुषी हुआ करती थी। आर्य सभ्यता में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, ये सब प्राचीन महिलाएं हैं जो विदुषी होती थी और जो है अपना शास्त्रार्थ करती थी पुरुषों के साथ में। तो उस समय महिलाओं को अधिकार था। तो ये सब, ये अंग्रेज आए तब इन्होंने अपनी यूरोप की पद्धति यहाँ पर लागू की और महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। तो इस तरीके से ये जो है आपके इन प्रांतों में चुनाव होते हैं। अब चुनाव होते हैं 1585 सीटों पर, जिसमें से 482 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व थे। और ये 1585 सीटों में से 711 सीट जीतती है कांग्रेस। कितनी? 711 सीट। और जो मुस्लिम लीग है वो अपने प्रत्याशी उतारती है 482 सीटों पर जो रिजर्व थी, और यहाँ से जीत कर आती है वो सिर्फ 51 सीटें। कितनी सीटें? 51। तो मुस्लिम लीग की बड़ी ज़्यादा फजीहत होती है, मुस्लिम लीग की बहुत फजीहत होती है। फजीहत इससे ज़्यादा और होती है, 482 सीटों में से 58 सीटों पर कांग्रेस अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारती है। कांग्रेस में तो सभी प्रकार के लोग थे। 58 सीटों पर कांग्रेस इन 482 सीटों में जो सिर्फ किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। जो मुसलमान खड़े होंगे और मुसलमान ही क्या करेंगे? वोट देंगे। तो इसमें भाई कांग्रेस में मुस्लिम भी लीडर्स थे। तो 58 सीटों पर कांग्रेस उतारती है अपने प्रत्याशी को, और इस 58 में से 26 सीट जीतकर भी लाती है। 26 सीट जीतकर भी लाती है। इसने 482 में उतारे और 51 सीटें जीती। ये तो बहुत आंकड़ा बहुत खराब था। और इसका जो वोट प्रतिशत बनता है मुस्लिम लीग का, वो कुल वोट प्रतिशत का 4.8% वोट मिलते हैं खाली, बहुत कम, 5% भी नहीं मिलता है। तो मुस्लिम लीग खिसिया जाती है बिल्कुल। जैसे वो ने उसको तो ये लगा था कि हम भी प्रांतों में सरकार बनाएंगे, लेकिन उसके तो सीटें ही बहुत कम आई, 51 सीटें आई। ठीक है। और कांग्रेस ने जो है कुछ कम आधे सीटें जीती। 1585 में 711 सीटें जीती। तो यहाँ से प्रश्न आता है, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 711। अब 5 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत था, पूर्ण बहुमत था। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है जितनी सीट हो, जैसे मान लेते हैं 100 सीट है किसी राज्य में, और अगर वो 51 सीट जीत ले उस राज्य में, तो वो कहा जाएगा पूर्ण बहुमत। ठीक है, संविधान पढ़ाएंगे तो बताएंगे सब। तो पूर्ण बहुमत जीत करके आती है कितने राज्यों में? 5 राज्यों। तो प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि कांग्रेस को 1937 के प्रांतीय निर्वाचन में
कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है? तो 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। पूर्ण बहुमत अर्थात 50% से एक ज़्यादा, तो उसको कहेंगे पूर्ण बहुमत। यानी अब जो है वहाँ पर सरकार निश्चित है कौन बनाएगी? कांग्रेस बनाएगी। उस राज्य में सरकार कौन बनाएगी? कांग्रेस। ठीक, तो उन 5 राज्यों में, और इसके अलावा जो एक बम्बई प्रांत था, यहाँ भी लगभग पूर्ण बहुमत ही मिला था। लगभग पूर्ण बहुमत ही मिला था। एक आध सीट कम थी पूर्ण बहुमत से, तो एक आध तो इधर से जोड़ गांठ लेंगे मुंबई प्रांत में। ठीक, मुंबई प्रांत में जो है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इसने भी काफ़ी सीटें जीती थी। इसने जितनी उतारी थी जो है उसमें से अधिकांश सीटों को उसने जो है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने जीता था। तो इसका भी अच्छा जो है प्रदर्शन था। अंबेडकर जी की पार्टी का भी अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन मुंबई के अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया था। पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन पूर्ण बहुमत के नज़दीक जरूर थी। ठीक, और इसके अलावा आपका जो है बिहार हो गया, बिहार, उड़ीसा और आपका मद्रास, और जो है आपका पंजाब नहीं, 5 प्रांत हो गए। ये 1, 2 और 3, 4, 5 संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार और मद्रास और उड़ीसा, ये 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ से प्रश्न आएंगे तो पांचों प्रांत को याद रखना है। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता है। यहाँ पर कितना मिलता है? पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलता है। तो यहाँ पर तो ये सरकार अपनी बना लेते हैं किसी के बिना समझौता किए, किसी से बिना समझौता किए 5 राज्यों में, और 3 राज्यों में समझौता करके सरकार बनाते हैं। 3 राज्यों में समझौता करके, तो एक तो मुंबई हो गया, मुंबई में 2-3 सीटें कम थी पूर्ण बहुमत से, तो मुंबई में समझौता करते हैं। तो मुंबई में भी सिंगल सरकार कांग्रेस की नहीं बढ़ती है, कांग्रेस प्लस और पार्टियों से सहायता लेते हैं। इसके अलावा आपका असम में जो है कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन समझौता करके, दूसरे अन्य से क्या करके? समझौता। और इसके अलावा पश्चिमोत्तर प्रांत में, इसके अलावा पश्चिमोत्तर प्रांत, यहाँ पर भी समझौता करके सरकार कांग्रेस की ही बनती है। तो 5 धन 3 कितने हो गए? 8। तो 8 राज्यों में कांग्रेस की, 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की क्या बनती है? सरकार बनती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 1937 के प्रांतीय निर्वाचन में कितने राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी थी? 8 राज्यों में। और 8 राज्यों में भी 5 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत में। और 3 राज्यों में कौन कौन से? मुंबई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत, मुंबई, असम, ये 3 प्रांत ऐसे थे जिनमें कांग्रेस को दूसरे पार्टियों से क्या लेना पड़ा था? सहयोग, समर्थन, जिसको समर्थन बोलते ना, बैसाखी वाली सरकार। तो बैसाखी वाली सरकार तब ज़्यादा कहेंगे जब किसी दूसरी पार्टी का ज़्यादा जो है उसके ज़्यादा विधायक सपोर्ट कर रहे हों। मुंबई में तो 1-2 कम थे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक, तो इस तरीके से इनमें भी अच्छा खासा इनका प्रदर्शन रहा, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। देखो पश्चिमोत्तर प्रांत, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस बनाती है और 3 राज्यों में समर्थन के साथ। तो कुल 8 राज्यों में कांग्रेस अपना सरकार बनाती। बाकी बचे 3 ही तो बचे। 3 में जो है पंजाब में लीग बनाती है अपना सरकार, मुस्लिम लीग, किससे समर्थन करके? यूनियनिस्ट पार्टी से। तो यूनियनिस्ट पार्टी से जो पंजाब की लोकल पार्टी थी उससे समर्थन करके पा करके मुस्लिम लीग अपना सरकार बनाती। और बंगाल में भी मुस्लिम लीग अपना समर्थन मतलब ले करके कृषक प्रजा पार्टी से अपना सरकार बनाती है। तो 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, पंजाब में और बंगाल। अब बचा सिंध, खिचड़ी सरकार बनती है सिंध में, किसी को बहुमत मिलता ही नहीं है, तो मिल करके कई पार्टी मिल करके सरकार बनाते हैं। कहाँ पर? सिंध प्रांत में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो फैक्ट की बातें होंगी वो क्या है? 8 प्रांतों में तो सरकार बन गई कांग्रेस की, 2 प्रांतों में सरकार बन गई मुस्लिम लीग की, और बचा सिंध प्रांत, यहाँ पर बन गई खिचड़ी सरकार। सब थोड़े थोड़े मिल करके सरकार बना लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये सरकारें बनती हैं 11 राज्यों में। 11 राज्यों में सरकारें बनती हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इस समय किस राज्य का कौन प्रधानमंत्री बना? उस समय राज्य मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। तो हमारे संयुक्त प्रांत जो हमारा उत्तर प्रदेश है आज का, उस समय क्या कहलाता था? संयुक्त प्रांत। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने अर्थात जो मुख्यमंत्री बने, उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो यहाँ से निकल के आ गया कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है,
तो 1937 के निर्वाचन में ये चुनाव लड़ करके आते हैं और यहाँ पर क्या बनते हैं, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो गोविंद वल्लभ पंत बनते हैं, ठीक है। और बंगाल में बनते हैं फजलुल हक। बंगाल में कौन बनते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? फजलुल हक, जो कृषक प्रजा पार्टी से थे और ये किसको समर्थन करते हैं? लीग को, ठीक है। तो लीग का आदमी नहीं बनता है, यहाँ पर कौन बनते हैं? कृषक प्रजा पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, जो फजलुल हक, जो कृषक प्रजा पार्टी किसकी है? फजलुल हक की, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जाते थे कि जो है, और इसके अलावा मद्रास से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। मद्रास का उस समय सीएम या प्रधानमंत्री कौन था? तो राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जो कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही बाद में चल करके भारत के पहले और आखिरी भारतीय वायसराय बनते हैं। तो सी राजगोपालाचारी किस प्रांत के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने? तो मद्रास प्रांत के, ठीक। तो इस तरीके से ये व्यवस्था होती है प्रांतों में निर्वाचन के बाद। राजनीतिक व्यवस्था कौन सी पार्टी सरकार बनाती है। अब यहाँ पर सरकार तो बन गई, बढ़िया से चल रहे हैं। 1937 फरवरी 1937 में निर्वाचन हुआ और कुछ समय लग गया सरकार बनाने में। कांग्रेस अभी समझ ही नहीं पा रही थी सरकार बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, तो 2-3 महीना ऐसे निकल गया, ठीक है। तो उसके बाद सरकार बनती है। अब सरकार बनती है, उसके बाद में 1939 में शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में क्या शुरू हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है 1939 में। और इस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। क्या, कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, वही कौन? जिसको श्वेत पत्र का जो है उसके निरीक्षण के लिए कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उसको अब क्या बना दिया गया था? लॉर्ड वायसराय बना दिया गया। तो इस समय लिनलिथगो वायसराय था और लिनलिथगो ने बिना कांग्रेस से या बिना भारतीय पार्टियों से समझौता किए पूछे भारत को झोंक दिया सेकंड वर्ल्ड वार में। भारत के सैनिक को कहाँ लगा दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में। अब सरकार कांग्रेस की बनी है ज़्यादातर प्रांतों में, तो कांग्रेस के सरकारों से पूछना चाहिए ना। जो गवर्नर थे एक वहाँ पर मीटिंग करते जो है प्रांतीय परिषदों में, और वहाँ पर बाकायदा जो है मीटिंग होती, उसमें बहस होती कि क्या भारत को सेकंड वर्ल्ड वार में भेजा जाए कि नहीं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो हमने इसलिए भेज दिया था क्योंकि हमें आशा थी अंग्रेज छोड़ करके चले जाएंगे, देश आज़ाद हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। गांधी जी तभी तो लालायित थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है भारत को युद्ध में भेजने के लिए भारतीय सैनिकों को। लेकिन उन्होंने देखा था कि वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमको क्या मिला? 1919 में जलियांवाला बाग मिला, हम जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला आज़ादी के बदौलत। तो इसलिए भारतीय बड़ा नाराज थे, कांग्रेस बहुत नाराज हो गई कि लिनलिथगो ने बिना हमसे मतलब बातचीत किए, बिना हमसे पूछे और भारतीय सैनिकों को भेज दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसलिए कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में, ये समय था अक्टूबर 1939 का, ठीक है। तो अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने, याद रखना, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सभी 8 राज्यों से दे दिया इस्तीफा। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। यहाँ के सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांत में थी? 8 प्रांत में। तो सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया अक्टूबर 1939 में। ये एक डेट नहीं है, एक दिन 2 दिन बहस हुई होगी, फिर एक निश्चित दिन रहा, उस दिन क्या हुआ? इस्तीफा सब लोगों ने दे दिया। तो इसलिए हमने एक महीना लिखा है अक्टूबर 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया सभी 8 प्रांतों से। अब इस्तीफा दे दिया तो वहाँ की सरकार गिर गई, वहाँ की सरकार गिर गई। तो ये जब सरकार गिर गई और मुस्लिम लीग उधर खिसियाई बैठी थी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने 711 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग को सिर्फ 51 सीटें मिली थी, वो भी अपने रिजर्व सीटों में से। तो मुस्लिम लीग खिसियाई बैठी थी, तो उसने कहा कि हमारे लिए क्या है? मुक्ति दिवस है, हमारे लिए क्या है? ये मुक्ति दिवस है। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। और मुक्ति दिवस कब मनाया? दिसंबर में। कब मनाया? दिसंबर 1939। तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इसको क्या मनाया? मुक्ति दिवस। किस रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में, ठीक है। तो मुक्ति दिवस, या फिर इन्होंने कांग्रेस को कहा भैया तुम लोग जा रहे हो तो धन्यवाद, तुमको क्या है? धन्यवाद। तो धन्यवाद दिवस भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? धन्यवाद दिवस। तो मुक्ति दिवस के साथ साथ में धन्यवाद दिवस
कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। क्यों मनाया गया? क्योंकि कांग्रेस ने 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए जिन्ना महोदय आए, बोले भैया हम मुक्त हो गए, भारत में कांग्रेस से क्या हो गए? मुक्त हो गए। तो मुक्ति दिवस, जैसे अभी कांग्रेस की सरकार चली गई तो कहते हैं लोग मुक्ति दिवस मना रहे हैं तो ऐसे ही मुक्ति दिवस जिन्ना ने मनाया था कब? 22 दिसंबर 1939 को, जिसको धन्यवाद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और अंबेडकर जी ने इनका समर्थन किया। अंबेडकर जी ने मुक्ति दिवस का क्या किया था? अंबेडकर जी ने समर्थन किया। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने मुक्ति दिवस का क्या किया था? समर्थन। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि मुक्ति दिवस सिर्फ मुस्लिम लीग ने ही मनाई थी या फिर किसी और पार्टी ने, किसी और व्यक्ति ने भी मनाई थी? तो किसने? जो है अंबेडकर जी ने, दलित वर्ग के नेता अंबेडकर जी ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है तो इस तरीके से ये पूरा जो है प्रांतीय चुनाव हो गया। ठीक है, तो 1937 के निर्वाचन में 11 प्रांतों में 1585 सीटों पर चुनाव होता है। 711 सीटों पर कांग्रेस विजयी होती है और 51 सीटों पर मुस्लिम लीग, सिर्फ 482 रिजर्व सीटों में से। ठीक है, तो इस तरीके से 8 प्रांतों में सरकार बनती है कांग्रेस की, जिसमें से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। कौन से में? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, तो इन 5 प्रांतों में सरकार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ बनती है और 3 अन्य प्रांत मुंबई, असम, पश्चिमोत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण। उत्तर पश्चिम में पश्चिमोत्तर प्रांत, पूर्व में असम और दक्षिण में मुंबई, ऐसे याद रहेगा। तो ये सीधे इसको मान सकते हो पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिण में। ठीक, दक्षिण में मुंबई, पश्चिम में जो है पश्चिमोत्तर प्रांत और पूर्व में असम। तो इन 3 प्रांतों में सरकार बनती है कांग्रेस की, लेकिन दूसरे पार्टियों से सहयोग लेकर, समर्थन लेकर। बाकी 2 प्रांत, एक तो पूर्व में बंगाल में बनती है किसकी? लीग की, और पश्चिम में पंजाब में, और सिंध में खिचड़ी सरकार बनती है। ठीक, तो इस तरीके से ये सरकारों का गठन हो जाता है और इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को झोंक देता है लिनलिथगो, बिना कांग्रेस से सलाह लिए भारतीयों को भी युद्ध में उतार देता है और भारत में आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो इसके साथ में ही जो है कांग्रेस सभी 8 प्रांतों से क्या कर देती है? इस्तीफा। और सरकार यहाँ पर सिर्फ 28 महीने, कांग्रेस की सरकार कितने महीने सत्ता में रहती है? 28 माह। तो ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि कितने माह तक, प्रांतीय निर्वाचन के बाद कांग्रेस कितने माह तक सरकार में रही है? तो 28 माह तक। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है, याद रखना। तो इस तरीके से ये तुम्हारा, इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, अगस्त प्रस्ताव आएगा, आंदोलन शुरू होगा, नेक्स्ट वो हम लोग पढ़ेंगे।